Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में। देखिए, लोकसभा एथिक्स कमेटी को यहाँ पर सेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है अगेंस्ट द एमपी महुआ मोइत्रा बाय द निशिकांत दुबे। क्या हमें इस पूरे मामले को समझना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे इस कमेटी के बारे में, क्या इसका इतिहास है, एथिक्स कमेटी का कार्य क्या होता है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। चलिए, अगर हम लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बात करें और राज्यसभा की बेसिकली बात करें तो सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन हमें देखने मिला था दिल्ली में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 में और इसी को ध्यान में रखते हुए जो इस समय के हमारे राज्यसभा के जो हमारे प्रेसिडेंट थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे मिस्टर KR नारायण, इन्होंने एक एथिक्स कमेटी को फॉर्म कर दिया फॉर द अपर हाउस ऑन मार्च 4 1997। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर केवल और केवल अभी अपर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनका मुख्य काम था कि जो मोरल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी मेंबर के लिए, उसको यहाँ पर देखना और किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट ना हो, इसकी पूरी भी देख रेख करना इस कमेटी का काम था। अगर हम आगे के केसेस में बात करें तो इन द केस ऑफ लोकसभा यू हैव टू रिमेंबर एक स्टडी ग्रुप ऑफ हाउस कमेटी यहाँ पर बनाई गई जिसको हम प्रिविलेज बोलते हैं, प्रिविलेजेस कमेटी 1997। इन्होंने रिकमेंड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन करना आपको आवश्यक है ऑफ एन एथिक्स कमेटी, लेकिन हालांकि बाद में इसको यहाँ पर पास नहीं किया जा सका। यही जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है, दे फाइनली रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एथिक्स कमेटी ड्यूरिंग द 13th लोकसभा और लेट स्पीकर GMC बाल योगी finally constituted an ad hoc ethics committee in 2000 जो कि परमानेंट पार्ट बन गई हाउस का 2015 में। तो ये दो डिफरेंस है जिन्हें आपको याद रखना होगा। सबसे पहले हमने बात करी थी लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी है लोकसभा के बारे में। पूरा श्रेय हम यहाँ पर देंगे लेट स्पीकर मिस्टर GMC बाल योगी को, जिन्होंने एड हॉक कमेटी यहाँ पर बनाई और फाइनली यही जो कमेटी है 2015 से इन सारी चीज़ों को रूल एंड रेगुलेट कर रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, प्रोसीजर क्या होता है कंप्लेंट करने के बारे में। तो देखिए, समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है किसी भी मेंबर के खिलाफ, ठीक है, चाहे हम लोकसभा MP की बात क्यों ना कर रहे हों। लेकिन कंप्लेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर सबूत यहाँ पर होना चाहिए कि भाई इन्होंने इस तरीके का मिसकंडक्ट किया है। एक एफिडेविट यहाँ पर होना चाहिए जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि नहीं, ये किसी भी तरीके के जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो फॉल्स नहीं है। इफ़ द मेंबर हिमसेल्फ कंप्लेन द एफिडेविट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। सिंपल सी बात है। आगे अगर हम बात करें तो स्पीकर यहाँ पर रेफर कर सकता है टू द कमेटी एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एन MP। यहाँ पर कमेटी का काम क्या है? दे डज नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ में कुछ चल रहा है और कमेटी उसको एंटरटेन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, कमेटी यहाँ पर एक प्राइमा फेशिया इंक्वायरी बिठाती है बिफोर डिसाइडिंग या बिफोर एग्जामिनिंग एनी कंप्लेंट, और उसके आधार पर जो भी एवेल्युएशन आता है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। जो कमेटी होती है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर स्पीकर को दे देती है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही यहाँ पर लगभग हाफ एन आवर का डिस्कशन भी रिपोर्ट के ऊपर देखने के लिए हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप याद रखेंगे जब हम 4 मार्च 1997 की बात कर रहे हैं तो KR नारायणन के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी राज्यसभा की आचार समिति, आप देखेंगे, जो कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट के लिए काम करेगी। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 13th लोकसभा के दौरान 16 मई 2000 को, और 2015 से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और इसके अंदर अगर हम मेंबर की बात करें तो लगभग 15 मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन
क्वेश्चंस कम कि आज तक क्या ऐसा कुछ हुआ है कि इन्हीं संसदीय आचार समितियों के द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्यवाही की गई हो, कोई भी पनिशमेंट किसी को दी गई हो? तो बिल्कुल हाँ, 1951 की अगर हम बात करें तो लोकसभा से एच.डी. मुदगल को यहाँ पर निष्कासित किया गया था। अगर हम 1976 की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को यहाँ पर आप देखेंगे राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था कि भाई इनका जो व्यवहार है वो एक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। नॉट अलोन दिस, 1977 आप समझिए, इंदिरा गांधी को लोकसभा से यहाँ पर निष्कासित किया गया था। 2005 में लगभग 11 जो हमारे एमपीज थे इनको भी निष्कासित किया गया था कि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। और 2016 में इफ़ यू रिमेंबर द वेरी रिसेंट केस विजय माल्या, इनको भी यहाँ पर निष्कासित किया गया था। अब देखिए, कई बार एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमें देखने मिलता है जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसके साथ। तो समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। देखिए देखिए पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर ये प्रिविलेजेस क्या होते हैं। प्रिविलेजेस यानी हम किसी के भी विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट? किसी को एक स्पेशल राइट दिए गए हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे आप, जब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हैं, दैट मीन्स हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस में हमारे जो सदस्य हैं, जो कमेटीज़ बनी हैं, इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इनको कुछ फ्री चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं, जिसका जिक्र किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के अंदर। इसके अंदर कोई भी जो संसद है उनको कर्तव्यों के दौरान बहुत सारे छूट दिए जाते हैं कि भाई वो हालांकि ऐसी किसी छूट में हम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज से छूट की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली इनको बोलने की आज़ादी होती है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर यहाँ पर, ठीक है। इनको अपनी बात को रखने की आज़ादी दी गई है। गिरफ्तारी से मुक्ति की, मतलब किसी भी जो अगर आपके दीवानी मामले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 40 दिन से पहले की बात की जा रही है। तो यही सारी चीज़ें यूजुअली जो इम्यूनिटीज़ इनको मिलती हैं, यही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। अब बात करें अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी की, तो लोकसभा में जो स्पीकर है ये एक कमेटी को नॉमिनेट करता है जो कि कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स को, और यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं हाउस फॉर इट्स कंसीडरेशन। स्पीकर यहाँ पर परमिट कर सकता है हाफ एन आवर की डिबेट रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। स्पीकर यहाँ पर एक फाइनल ऑर्डर भी पास कर सकता है कि क्या प्रिविलेजेस होना चाहिए, किन प्रिविलेजेस का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर किसी के द्वारा प्रिविलेजेस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेने होंगे। तो आप समझ लीजिए प्रिविलेजेस एक अलग कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एथिक्स कमेटी, तो इट इज़ अ वे टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं, तैयारी हो चुकी है हमारे जॉइंट थिएटर कमांड्स के बारे में। गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी है इनको लेकर। देखिए, इंडियन आर्म फोर्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखाई है। उन्होंने अपना जो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बारे में पूरा काम यहाँ पर कर लिया है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बारे में? ताकि जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सभी को एक ही पैराफेरी के अंदर लेकर आया जा सके, ताकि जो हमारे जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकें और एक इफ़ेक्टिवनेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सके। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, इन्हीं आर्म फोर्सेज में आप देखेंगे तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो भी इसका पार्ट है, नेशनल डिफेंस कमेटी भी इसका पार्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसका पार्ट है। ऐसे में जितनी भी रूल्स हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, वो लेना बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक पर्टिकुलर डायग्राम दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये है हमारा आज की डेट में अलग अलग जगह पर हमारी इंडियन आर्मी कहाँ पर है, एयरफोर्स कहाँ पर है, नेवी कहाँ पर है, और इनके कहाँ कहाँ कमांड्स बने हुए हैं। इंडिया में हम देखें ट्राई सर्विसेज हमको देखने मिलेंगी, 17 सर्विसेज कमांड है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन में एक प्रॉब्लम कई बार हमें देखने के लिए मिल जाती है। एंड दिस इज़ अ पिक्चर जो कि फ्यूचर है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, ईस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड एंड वेस्टर्न थिएटर कमांड यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो हमारी एयर फोर्स है, जो नेवी है, जो आर्मी है, दे विल वर्क इंटीग्रेटेडली।
ओके, जिससे हमारे फोर्सेस स्ट्रेंथ होंगे, लॉजिस्टिक यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग होगा, साइबर सिक्योरिटी हमारी इम्प्रूव होगी। चलिए आगे हम समझ लेते हैं कि आखिर थिएटर कमांड्स इन इंडिया ये है क्या और ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, थिएटर कमांड्स क्या होते हैं। तो देखिए, थिएटर कमांड एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि सारी मिलिट्री एसेट्स को वॉरफेयर के दौरान स्पेशली एक कोलैबोरेटिवली काम किया जा सके। जॉइंट कमांड को ही थिएटर कमांड बोला जाता है मिलिट्री पैरालिंस में, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यहाँ पर शामिल होती है। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारी फोर्सेस के, उनको एक सीनियर मिलिट्री कमांडर के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लीजिए, थिएटर कमांड इन ईस्ट, ऐसे देखिए, थिएटर कमांड इन ईस्ट विल इंटीग्रेट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, द आर्मी एंड ऑल्सो द नेवी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ओनली right now we have only joint theater command in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसी तरीके से अब आपको बाकी जगहों पर भी इंडिया के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न सेक्टर में भी इस तरीका का कॉम्बिनेशन एक देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, इसमें अगर हम एक अपग्रेडेशन की बात करें तो एक रेगुलर कमांड यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, अंडमान एंड निकोबार का एक इनकॉर्पोरेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड भी हो सकता है जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पर हमें एक सीधी सी चीज़ को डिस्कस करना है, विच इज़ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बात करें तो एक डिसीजन मेकिंग एडवाइजरी बॉडी है इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंदर। इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर आते हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ COSC। CDS की बात करें तो एक 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर हैं जो कि एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में यहाँ पर काम करते हैं फॉर द गवर्नमेंट, और जो एक जॉइंट प्रोग्राम सिनर्जीज के लिए इन तीनों सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वर्तमान समय में बात करें तो जनरल अनिल चौहान हमारे आज की डेट में CDS आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं न्यू मेड इन इंडिया चार्जिंग स्टैंडर्ड, हाउ दिस कुड पुश EV, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्टेशन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं न्यू चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर द लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें हम LEVs बोलते हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर पास किया गया? इन्होंने बोला है कि भाई आप AC, जिन्हें हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एंड DC विच इज़ द डायरेक्ट करेक्ट चार्जिंग, दोनों को यहाँ पर परमिशन दे दी गई है। अब इम्पॉर्टेंट समझिए क्यों कंबाइन किया जा रहा है AC और DC को, ताकि इसकी वजह से जो चार्जिंग है LEVs के लिए वो आसान हो सके, और ये अपने आप में दुनिया में पहला कॉम्बिनेशन होगा जहां AC और DC दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से ये चार्ज होंगे, लाइक जो कॉन्सेप्ट है EVs को चार्ज करने का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज की डेट में आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करते हैं विद द Type-C चार्जिंग। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें कि भाई क्या होता है ये BIS, क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट क्या है, रोल क्या है, उसको समझ लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। अगर हम मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, और जितनी भी सेफ्टी है और रिलायबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको इंश्योर करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी। 1 अप्रैल 1987 को इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था बाय मर्जिंग द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन विच इज़ द ISI एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हमारे पास 1 अप्रैल 1987 को BIS आ गया था। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए, कंज्यूमर गुड के लिए स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, फूड प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंश्योर करना ही इनका सबसे बड़ा काम होता है। अलॉन्ग विद दैट ये यहाँ पर सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपने कई बार पीछे देखा होगा ISI का मार्क आपको देखने मिल जाता है, BIS का मार्क देखने के लिए मिल जाता है, जो कि किसी भी चीज़ की एक स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक क्वालिटी जो BIS के द्वारा सेट की गई है उसके फुलफिल होने की जानकारी देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ द 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर गेट डेथ पेनल्टी इन कतर, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। देखिए 8 हमारे इंडियन नेवी पर्सनल्स जो कि एक दोहा में एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर काम कर रहे थे, इनको यहाँ पर एक दोहा की लोकल कोर्ट ने पनिश किया है, एक इनके ऊपर एस्पियोनाज मतलब जासूसी के आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। इंडियन नेशनल्स को ये जो है ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरीके से प्रॉब्लम हुई है। ऐसे में इंडिया के और जो कतर के जो रिलेशन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम हमेशा अपने एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे इंडिया कतर के रिलेशनशिप्स के बारे में। देखिए कतर जैसे ही बना था 1971 के बाद, इंडिया उन शुरुआती कंट्रीज़ में ऐसा रहा था जिन्होंने इसको रिकॉग्निशन दिया था। दैट इज़ वाई इंडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू कतर। एक्सपोर्टियल ट्रेड कम्युनिटी की बात करें तो एक बहुत बड़ा रिलेशन आपको देखने मिलेगा। इंडिया के बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं जो कि बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कतर की इकोनॉमी में। इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो ये लार्जेस्ट एक्सपर्टिएट ग्रुप है कतर में, जिसको लगभग 700 मिलियन लोगों के आसपास आप देख सकते हैं। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें अगर हम, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया और कतर का बायलैटरल रिलेशन $9.21 बिलियन तक पहुंच गया था। कतर की यहाँ पर बात करें तो ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को अमाउंटेड टू $7.93 बिलियन, वाइल इंडियन एक्सपोर्ट टू कतर इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1.2 मिलियन। क्या यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए कतर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ दी LNG, LPG, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स हमें देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यूजुअली सेरल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन, स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, गारमेंट्स, केमिकल, प्रीशियस स्टोन जैसी और स्पेशली रबर जैसी चीज़ों को यहाँ पर ट्रेड करता है कतर के साथ। कतर की बात करें तो कतर एक तरीके से लार्जेस्ट सप्लायर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू LNG टू इंडिया, जो कि लगभग 40% इंडिया का जो इम्पोर्ट है उसके लिए ये रोल प्ले करती है। और यहीं पर एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसके अंदर LNG एंड कतर जो पेट्रोनेट LNG और कतर रास गैस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने एडिशनल सप्लाई ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ LNG एनुअली इसको एक्सटेंड कर दिया था टिल 2028। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया और कतर के बीच में आपको एक्सप्रेस सर्विसेज दिखाई देती हैं, जो कि यहाँ पर हमादा पोर्ट जो कि कतर में सिचुएटेड है और मुंद्रा पोर्ट के साथ विच इज़ इन दी गुजरात और नवशेवा पोर्ट इन दी महाराष्ट्र, इनकी एक कनेक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट की गई है ताकि जो हमारे शिपिंग रूट्स हैं इनको बहुत आसानी से लेकर जाया जा सके। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये जो जितनी भी घटना हुई है इसका क्या रोल प्ले इंडिया पे असर पड़ेगा। देखिए जो वर्डिक्ट है ये अपने आप में पहला ऐसा वर्डिक्ट है जो कहीं ना कहीं इंडिया और कतर के रिलेशंस को डायरेक्टली हैम्पर करेगा। ये जो रिलेशनशिप है एक हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है। इंडिया एक बहुत मेजर इम्पोर्टर हो जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस के बारे में और दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट इंडिया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करता है। ऐसे में अगर इस तरीके का कोई भी डिसीजन आता है तो शायद ये जो हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $9.21 बिलियन का जो मार्केट है, इस पर एक बहुत बड़ा झटका हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ हमें समझना होगा तमिलनाडु एक्सपीरियंस ऑन कास्ट सर्वे। देखिए बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद आप देखिए अलग नेशन भर में एक बिल्कुल स्पार्क
हो रखा है, सभी को सेंसस कराने हैं, कास्ट बेस्ड सर्वेज यहाँ पर कराने हैं। ऐसे में तमिलनाडु का एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है विद अ कास्ट सेंसस एग्जामाइन टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। चलिए बात करें हम जनवरी 1980s की, तो AIADMK गवर्नमेंट ने यहाँ पर तमिलनाडु में अंडर MG रामचंद्रन यहाँ पर रेस किया था कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ्रॉम 31% टू 50%। बात कर रहे हैं हम 1980 के दौरान। आगे अगर हम बात करें तो इसी की वजह से जो 68% रिजर्वेशन है, जो बाद में बढ़कर 69% हो गया विद STs गेटिंग एडिशनल 1% इन 1990, इसका हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला। इसी की वजह से बहुत सारे लीगल चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट में इनको फेस करने पड़े, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम रिव्यू ज़रूर कर सकते हैं बट अभी हम इसको हटाने के किसी भी विचार में नहीं हैं। रिजल्ट ये हुआ कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अक्टूबर 1982 में, जहां पर JA अम्बा शंकर, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने इसको हेड किया। कमीशन ने देखिए कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर दी। इन्होंने सबसे पहले एक सोशियो एजुकेशनल कम इकोनॉमिक सर्वे किया 2 स्टेजेस में, 1983 में और उसके बाद हम बात करेंगे 1984 में। पहली स्टेजेस में इन्होंने डोर टू डोर एन्यूमरेशन किया और ये पता लगाया कि कितना एन्यूमरेशन है क्या, और क्लासिफाई किया बैकवर्ड क्लासेस को। इसी के साथ जो प्रीवियस संथानम कमेटी की रिपोर्ट थी विच हैज़ रिलाइड ऑन 1921 सेंसस, और जिसने प्रोजेक्ट किया था कि भाई अगले 50 सालों में कुछ इसी तरीके का एक कंडीशन रहने वाली है। अम्बा शंकर कमीशन ने आइडेंटिफाई करी 298 कम्युनिटीज़, जिनको कैटेगराइज किया गया बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पूरा फोकस यहाँ पर दिया गया ऑन दी बैकवर्ड classes without providing a comprehensive breakdown for all the communities। इस कमीशन ने एस्टिमेट किया कि भाई यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन है इट इज़ द 67.15% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन। और इसी के साथ अगर आप बात करेंगे तो 1989 में कमीशन ने एलोकेट कर दिया एक्सक्लूसिव 20% कोटा फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ विद इन दी टोटल 50% शेयर फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस। और इसी के साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिला, और सबसे बड़ा सवाल उठा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड हियर इट इज एंड दी 16 क्लॉज 4 के बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ और प्लेस। हालांकि क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 15 का, ये अलाउ कर देता है स्टेट को कि वो किसी भी प्रकार के एक स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आपके पास हों, तो आप उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है, चाहे आप महिलाओं की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की, उनको आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत ही यहाँ पर यूजुअली रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। ओके, इसके अंदर रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें तो ना केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बल्कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। वहीं अगर हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की यहाँ पर चर्चा करें तो 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड एज आर्टिकल 15। लेकिन 16 क्लॉज 4 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अलाउ कर देता है स्टेट को कि ये किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन बना सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, जिनका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको पब्लिक सर्विसेज में देखने के लिए नहीं मिल रहा। दैट मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्वेशंस बना सकती है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब की जो पोजीशन है पब्लिक सेक्टर में वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यहाँ पर होल्ड भी कर सकती हैं। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन, 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 which you need to be very much aware about. Again I am revising
16 की बात करें तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, और 15 की बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ और प्लेस। आप अगर कभी भूलें तो आप एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, उसको याद रखिएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है सरोगेसी और स्ट्राइक डाउन कर दिया है उन सारे रूल्स को जो बैन कर रहे थे यूज़ ऑफ डोनर गैमेट्स को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया है टू प्रोटेक्ट द राइट टू पेरेंटहुड ऑफ अ वुमेन हु सफर्ड फ्रॉम मेयर रॉटेनकिस्टर ह्यूसियर सिंड्रोम। हम अभी इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि आखिर ये सिंड्रोम होता क्या है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, यहाँ पर देखिए, मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ओवरी या जो यूटरस है यही एब्सेंस होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, महिलाओं के अंदर। अब जो वुमेन है यहाँ पर जिन्होंने इसको चैलेंज किया है, उन्होंने बताया कि भाई सरोगेसी प्रोसेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट कैरी द चाइल्ड। लेकिन जो हमारे सरोगेसी से रिलेटेड लॉज थे वो कहीं ना कहीं इसको प्रोहिबिट कर रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को पेरेंटहुड से दूर नहीं रख सकते। दे कैन गो फॉर द सरोगेसी बेस्ड ऑन अ वुमेन्स इनएबिलिटी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी भी मेडिकल या कॉन्जेनेंटल कंडीशन की वजह से, क्योंकि ना ही यहाँ पर यूटरस है ना ही यहाँ पर ओवरी है, तो ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं। और ऐसे में आप देखेंगे जो एक प्रोविज़न है सरोगेसी एक्ट का अगेंस्ट द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द एक्ट, इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। मायर रॉटकिंसन क्यूसर ह्यूसर विच इज़ द MRKH सिंड्रोम, जिसको मुलियरियन एजेंसियर या कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ यूटरस एंड वजाइना एक सिंड्रोम माना जाता है, जो कि एक रेयर कॉन्जिनेंटल कंडीशन है जो कि प्राइमरी किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। ओके, नाम ऐसा क्यों है भाई? जिन जिन फिजिशियन ने इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो भाई अंडर डेवलपमेंट ऑफ द यूटरस, या तो वूम यहाँ पर एब्सेंट होगा या तो उसका अंडर डेवलपमेंट देखने मिलेगा, एंड द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना इज एब्सेंट। इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ये तब तक अपीयर नहीं होता है जब तक कोई भी जो लड़की है वो अपनी एडोलेसेंस पर नहीं पहुंच जाती, एंड डज नॉट मेंस्ट्रुएट, विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट ऑफ द साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है इंडिया का जो टैक्स बेस है, इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने के लिए मिला है। 2013-14 के बाद से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने मिला है। ऐसे इंडिविजुअल जो कि इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, इनकी संख्या 3.36 करोड़ से बढ़कर 6.37 करोड़ हो चुकी है इन 2013-14, 21-22। दैट मीन्स जो इनकम रेंज है अप टू 5 लाख रुपीज़, द नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्ड हैज़ बीन इंक्रीज। दैट मीन्स हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट उनकी इनकम का रेंज आपको यहाँ पे पता चल गया है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख, और यहीं पर इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो ज़्यादा फाइल किए जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज आपको देखने के लिए मिला है। ओके, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर इनकम, विच इज़ द गुड साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेशन। वहीं अगर हम बात करें जो प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है टॉप 1% ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर टू ग्रॉस टोटल इनकम, इट हैज़ बिन डिक्रीज फ्रॉम 15.9% टू 14.6%। तो क्या हमें ये सारे डेटाज याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं, हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे CBDT के बारे में, विच इज़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1963। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर आपको काम करती हुई नजर आएगी।
काम क्या है इनका? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी तरीके के जो टैक्स लॉज हैं उनको एडमिनिस्टर करने और उनकी एनफोर्समेंट के लिए। ये यहाँ पर जो हमारा पुराना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, और उसी के साथ ये डायरेक्टली जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आ गए। अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो जो चेयरमैन होता है वो रेवेन्यू सर्विसेज या आईआरएस ऑफिसर होते हैं, जो कि हाईएस्ट रैंक सीनियर ऑफिसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए इनके फंक्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाना, उनको फॉर्मुलेट करना, उनका एनफोर्समेंट करना, इनकम टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड इनका काम है। अलॉन्ग विद दैट सुपरविजन करना, और जितनी भी फंक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसको यहाँ पर सुपरवाइज और कंट्रोल करना भी सीबीडीटी का ही काम आपको देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट टैक्स रेवेन्यू डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, टैक्स असेसमेंट्स क्रिएट करना, ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी टैक्स रिलेटेड मैटर में अगर टैक्स पेयर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना भी सीबीडीटी का ही काम है। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो बात कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन है जॉइंट थिएटर कमांड के बारे में। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.